आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर ले चलेंगे जिसका नाम है भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का आरंभ। अर्थात भारत में किस प्रकार ब्रिटेन के शासनकाल में, जब भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, उस शासनकाल के दौरान भारत में मॉडर्न जुडिशरी जो सिस्टम है वो किस प्रकार आया। अर्थात आधुनिक न्याय व्यवस्था जो वर्तमान में भारत में पाई जाती है, जिसमें एक जिला न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जो व्यवस्था हुई थी, वो अर्थात ब्रिटेन के शासनकाल में हुई थी। उसका पूरा जो क्रम था वो किस प्रकार भारत में व्यवस्थित हुआ, उस सब का अध्ययन हम इस टॉपिक के दौरान करेंगे। क्योंकि भारत में अगर हम जब प्राचीन काल को देखते हैं तो प्राचीन काल और मध्यकाल, विशेषकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान जो न्याय व्यवस्था होती थी उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जब हम लिखते हैं कि न्याय न्याय तो न्याय क्या है, इसके लिए दुनिया के बहुत सारे इतिहासकार हों या जो राजनीतिज्ञ होते हैं, उनकी अपनी अपनी फिलॉसफी रही है और अपनी अपनी परिभाषाएं रही हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि सामान्य दृष्टि से न्याय क्या होता है, तो न्याय का मतलब ये होता है कि यदि कोई राष्ट्र राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वंचित हो, गरीब हो या समाज का अंतिम व्यक्ति भी हो, उसका किसी भी प्रकार से कोई शोषण ना होता हो, और उस शोषण के बाद भी यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत भी होता है, तो उस देश की राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसको तर्क संगत और न्याय संगत आधार पर उसको न्याय प्रदान करती है, जिससे समाज का हर एक वो वर्ग जो किसी देश का निवासी होता है, उसको ये विश्वास हो पाए कि ये राज्य और ये सरकार मेरी सरकार है। इसलिए न्याय किसी भी राष्ट्र में या राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि किसी राष्ट्र में न्याय की उचित और सही व्यवस्था नहीं होगी, तो उस देश की डेमोक्रेसी हो या राजतंत्र हो, बहुत दिनों तक टिकते नहीं हैं। जब हम प्राचीन काल के दौर में देखते हैं तो भारत में अशोक जैसे सम्राट हुए और कुछ ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। और उसके बाद जब हम मध्यकाल के दौर में देखते हैं तो मध्यकाल के दौर में खासकर जब मुस्लिम शासक भारत में आए और दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, और दिल्ली सल्तनत के बाद जब हम मुगलों के काल में देखते हैं तो न्याय की व्यवस्था में कुछ चेंजमेंट आया था। जब हम प्राचीन काल में देखते हैं तो प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिंदू विधि के अनुसार न्याय की व्यवस्था दी। लेकिन सामान्यतः अगर हम प्राचीन काल के न्याय व्यवस्था पर देखते हैं तो न्याय व्यवस्था में हम पाते हैं कि न्याय में यदि कोई ग्राउंड लेवल पर, अर्थात ग्रास रूट लेवल पर कोई वर्क करता था, तो वो करती थी पंचायत। पंचायत इसलिए भारत के कुछ धर्मशास्त्रों में पंचायत को परमेश्वर का भी दर्जा दे रखा था। लेकिन पंचायत का जो सामान्यतः उद्देश्य होता था वो ये होता था कि वो अपने नीचे स्तर पर ही, अपने ग्राउंड लेवल पर ही उनके पास जो न्याय के लिए जो कार्य आते थे उनको निपटा देते थे, और सामान्यतः ये समझौते के आधार पर निपटाए जाते थे। लेकिन जब केस फौजदारी के होते थे तो भारत में जो वर्णाश्रय व्यवस्था हुई थी उसके अनुसार सबको न्याय अलग अलग दिया जाता था। क्योंकि उसमें जो न्याय की व्यवस्था होती थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए न्याय की व्यवस्था अलग अलग थी। लेकिन तब भी भारत में न्याय की व्यवस्था एक संयुक्त रूप से चलती रही। लेकिन आप कहें कि पूर्ण न्याय प्रदान किया जाता रहा, तो लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि न्याय की व्यवस्था एकदम सही थी, जब भी कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार और कुछ दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि भारत के प्राचीन काल में भी न्याय के क्षेत्र में कई प्रकार के भेदभाव किए जाते रहे हैं। लेकिन जब ये व्यवस्था धीरे धीरे बदली और जब वो मध्यकाल में पहुंची, मध्यकाल में खासकर मुगलों के शासनकाल में, तो मुगलों के शासनकाल में एक व्यवस्था हुई। उसमें जो काजी होता था, काजी उल कजात सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी होता था। उसके बाद स्वयं सुल्तान ही किसी न्याय को करता था। मध्यकाल में अगर हम देखें, क्योंकि मध्यकाल के बाद ही हम आधुनिक काल में आए हैं, इसलिए हमें मध्यकाल को ज़्यादा फोकस करना है। जब हम मध्यकाल का इतिहास पढ़ेंगे तो हम उसकी कंपेयर प्राचीन काल के न्याय की व्यवस्था से करेंगे। जब मध्यकाल की व्यवस्था आई तो मध्यकाल में कुछ शासक हुए जिसमें आपने इल्तुतमिश
और क्या बोलते हैं, बलबन का नाम आपने सुना होगा। बलबन के बाद जहांगीर ने भी न्याय के क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्य किए थे। लेकिन समानता मुगलों के शासनकाल में और दिल्ली सल्तनत में भी न्याय के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं कि कई बार न्याय के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों का शासनकाल भी चला गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि भारत में व्यापार करने आई थी, और व्यापार के साथ साथ उसने धीरे धीरे भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। और साम्राज्य स्थापित करने के बाद चूंकि अब नई व्यवस्था आ रही थी, इसलिए नई व्यवस्था में आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन में जो व्यवस्था लागू थी, उसी व्यवस्था के लगभग उसी स्थिति में उन लोगों ने भारत में भी व्यवस्था लाने का प्रयास किया। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो भारत में व्यवस्था लाई थी, उसी को हम बोलते हैं आधुनिक न्याय व्यवस्था। इसलिए आधुनिक न्याय व्यवस्था को जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे डायमेंशन पढ़ेंगे जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में विकास किया था। इसलिए हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल आदि क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन आधुनिक न्याय व्यवस्था में अगर अंग्रेज़ों ने भारत में कोई व्यवस्था प्रारंभ की थी तो वो समय था 1720 ईस्वी का। 1720 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के क्षेत्र में मद्रास के क्षेत्र में मद्रास के क्षेत्र में एक मेयर कोर्ट की स्थापना की थी। एक मेयर कोर्ट की स्थापना की थी। ये मेयर कोर्ट क्या था? मेयर कोर्ट एक नगर में रहने वाले लोगों को प्रदान करने वाला एक न्याय की व्यवस्था थी। क्योंकि भारत में जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही थी, वो प्रायः धर्म के आधार पर या स्थानीय स्तर पर न्याय प्रदान किया जाता रहा था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने मेयर कोड बनाया तो मेयर कोड के आधार पर अंग्रेज़ों ने ये व्यवस्था लागू की कि भारत में अब जो न्याय दिया जाएगा वो ब्रिटेन के आधार पर दिया जाएगा, और ब्रिटेन में जो नियम होंगे उसी आधार पर हम भारत के लोगों को भी न्याय प्रदान करेंगे। इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहला कौन सा कोड स्थापित किया गया था? तो मेयर कोड स्थापित किया गया था। और मेयर कोड के माध्यम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में न्याय व्यवस्था को आरंभ किया था। चूँकि न्याय व्यवस्था आरंभ होनी थी, इसलिए इस शासनकाल के दौरान हम ये भी पढ़ेंगे कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में क्या क्या विकास हुआ। क्योंकि भारत में रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया, और वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए हुए कार्यों को लगभग पूर्ण रूप से चेंज कर दिया। इसलिए हम जब न्याय व्यवस्था को पढ़ेंगे तो हम अलग अलग शासनकाल में अलग अलग व्यक्तियों के पढ़ेंगे। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारत में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय की व्यवस्था में व्यापक कार्य किए, वो कौन कौन से कार्य थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलेस्ली के काल में क्या क्या हुआ, वेंटिंग के काल में क्या क्या हुआ, फिर किस प्रकार हाई कोर्ट एक्ट आया और उस हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स भारत में हुए। इसलिए इसमें हम देखेंगे भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में न्याय की व्यवस्था। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में न्याय की भारत में क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। और नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब अर्थात 1765 में जो न्याय का अधिकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो दी गई थी तत्कालीन बंगाल के नवाब को। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बाद
1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने पाया कि भारत में न्याय की व्यवस्था उचित नहीं है और समानता उचित होने के साथ साथ व्यवस्था इस कार्य को लेकर भी लोगों को असुविधा हो रही थी कि एक तो व्यवस्था में राजस्व वसूल करने का जो कार्य कर रहे थे वो कंपनी के लोग कर रहे थे और न्याय जो प्रदान कर रहा था वो कर रहा था बंगाल का नवाब। अर्थात बंगाल के नवाब के पास न्याय कार्य करने की जिम्मेदारी तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की अधिकार नहीं थे। अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी लेकिन किसी प्रकार की कोई राइट्स नहीं दे रखे थे, क्योंकि राइट्स जो पूरे थे, जो अधिकार जो पूरे थे, वो किसके पास थे? वो अधिकार पूरे थे ब्रिटिश के पास। अधिकार जब ब्रिटिश के पास पूरे थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब के पास थी, तो बंगाल के पूरे क्षेत्र में बहुत अराजकता का माहौल बन गया था। वो माहौल क्यों बन गया था? क्योंकि अब किसी व्यक्ति को न्याय मिलने की कोई आशा ही नहीं थी। और अगर इस न्याय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा किसी ने अराजकता फैला रखी थी तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वयं के लोग थे। क्योंकि जब कोई भी देश या कोई भी समाज किसी दूसरे समाज को जीत लेता है तो वो सुप्रीम अवस्था में आ जाता है। कुछ तत्कालीन इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कहा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के क्षेत्र को जीत लिया तो बंगाल के क्षेत्र को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हर एक वो व्यक्ति, चाहे वो बड़े पद पर हो या छोटे पद पर हो, वो अपने आप को मालिक समझ रहा था और भारतीय व्यक्तियों को वो एक गुलाम के नाते ही ट्रीट कर रहा था। क्योंकि कंपनी ये जान चुकी थी कि आप हार चुके हैं और हम जीत चुके हैं। सामान्यतः ये हर समाज में होता रहा है कि जब भी सबल के द्वारा निर्बल को हराया जाएगा तो जो सरबल समाज होगी, जो शक्ति संपन्न समाज होगी, वो सामान्यतः निर्बल समाज पर अत्याचार करती ही रही है। अगर हम प्राचीन काल के या मध्यकाल के इतिहास पर दृष्टि डालें तो सामान्यतः जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी और तुर्क जब भारत आ रहे थे और तुर्कों ने जब भारत के राजाओं को पराजित कर दिया तो तुर्कों ने भी अपने आप को सबल घोषित कर दिया और यहाँ की जो जनता थी उसको निर्बल घोषित कर कर उस पर बहुत सारे अत्याचार किए। अत्याचार करने के साथ साथ स्वयं को सुप्रीम लीडर बना दिया। इसके बाद तत्कालीन कुछ समय के बाद 1526 ईस्वी में जब मुगलों का शासनकाल स्टार्ट हुआ तो सामान्यतः यही दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि मुगलों ने जब भारत में विजय हासिल कर ली तो मुगलों ने भी अपने आप को सबल उस समाज में रखा जो कहीं ना कहीं सर्वोच्च स्थिति में थी। इसलिए हम देखेंगे कि आधुनिक न्याय व्यवस्था में अब जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में आया तो उसने देखा कि न्याय की व्यवस्था बहुत ढीली है। ऐसा नहीं है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ये चाहता है कि सभी व्यक्तियों को न्याय संगत तरीके से न्याय मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स इस बात को भी जानता है कि यदि न्याय की व्यवस्था ठीक नहीं रही तो सामान्यतः लोगों का विद्रोह हो सकता है और विद्रोह जन आंदोलन में या जन विद्रोह में बदलकर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष एक बड़ी असुविधा भी पैदा कर सकता था। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ रिफॉर्म्स किए और वॉरेन हेस्टिंग्स के न्याय व्यवस्था के लिए जो रिफॉर्म्स थे वो सभी गवर्नर जनरलों में सबसे सफल हुए। अगर हम देखें कि सबसे सफल किसी ने भारत में न्याय व्यवस्था को आरंभ किया था तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने वो कौन कौन से कार्य किए जिसके द्वारा आधुनिक न्याय व्यवस्था का भी आरंभ हुआ और वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक उपलब्धि भी हासिल की। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि भारतीय न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांट दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक तरफ तो मान लीजिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजस्व संबंधी न्याय और दूसरे होते हैं फौजदारी। फौजदारी फौजदारी न्याय।
या इसको लिख लीजिए सिविल संबंधी, सिविल, सिविल न्याय या नागरिक न्याय, और एक होता है फौजदारी न्याय। सिविल मामलों में अगर हम देखें तो इसमें राजस्व, भूमि, राजस्व, भूमि, विवाह, विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी, अर्थात बहुत सारे मामले जो होते हैं वो होते हैं सिविल से संबंधित। अर्थात नागरिकों से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनको सिविल मामले कहा जाता है, चाहे वो राजस्व से संबंधित हों, चाहे भूमि से संबंधित हों, विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी आदि से संबंधित न्याय जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये न्याय किसका हिस्सा है, तो ये सिविल मामलों का है, ये नागरिक मामले हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं फौजदारी, जैसे हत्या, बलात्कार, लूट आदि। तो न्याय को सामान्यतः दो डिवीजन में हम बांट लेते हैं। एक डिवीजन बांट लिया हमने सिविल मामले, और एक में बांट लिया फौजदारी मामले। इसलिए कोई भी व्यवस्था होगी, चाहे वो आधुनिक हो या प्राचीन हो, उसमें हम दो भाग देखते हैं, एक सिविल न्याय, सिविल मामले, और दूसरे फौजदारी मामले। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स सिविल और फौजदारी मामलों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाएगा। अब व्यवस्था कैसी होती है, मान लीजिए कोई राष्ट्र ये है, कोई देश ये है, तो देश सामान्यतः किन चीज़ों में डिवाइड होता है, तो देश सामान्यतः डिवाइड होता है राज्यों में। ये वर्तमान की स्थिति है। और राज्य होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, तो वो होते हैं ज़िलों में। बहुत सारे ज़िले होते हैं, ज़िले के नीचे तहसील होती हैं, तहसील के नीचे ग्राम, एक पूरा पद का क्रम पाया जाता है। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में जो भी रिफॉर्म्स करेगा वो दो दिशाओं में करेगा, एक सिविल के संबंध में और एक फौजदार के संबंध में। इसलिए आपको देखना होगा कि वो किस टाइप के रिफॉर्म्स करेगा, तो उसके लिए हम पूरी एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस प्रकार भारत में न्याय व्यवस्था को आरंभ किया और न्याय व्यवस्था को आरंभ करके एक सफलता की राह को भी मजबूत किया। मान लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने दो प्रकार के न्यायालय बनाए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, एक बनाया उसने जिला दीवानी, जिला दीवानी अदालत, जिला दीवानी अदालत। जिला दीवानी अदालत। एक बनाया उसने जिला निजामत अदालत। अब समझिए, ये जो है वो है जिला दीवानी अदालत। ये जिला के स्तर पर है, किसके स्तर पर है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। इससे जो ऊपर, अभी मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा, इसके ऊपर एक व्यवस्था होगी जिसको बोलेंगे हम सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत। ये जो होगी वो होगी प्रांतीय स्तर पर। यहाँ होगी सदर निजामत, सदर निजामत।
सदर निजामत अदालत। अब आप समझिए, ये जो जिला दीवानी अदालत है, तो दीवानी के अंतर्गत कौन कौन से मामले हैं, तो यहाँ सभी नागरिक अर्थात सिविल मामले हैं। सिविल मामले जैसे विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी और राजस्व। और वहीं सदन निजामत में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं फौजदारी अधिकार, फौजदारी। अब आप समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहाँ है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्र में है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि एक छोटे स्तर पर, आधुनिक आप उसको जिला की इकाई मान सकते हैं, उस स्तर पर, सबसे छोटे स्तर पर एक अदालत बनाई जिसका नाम दिया दीवानी अदालत या जिला दीवानी अदालत। और एक दूसरी अदालत बनाई जिसका नाम दिया जिला निजामत अदालत। अब जिला दीवानी अदालत में जो भी जिला के स्तर पर अपराध होंगे, उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे विवाद या विवाह उत्तराधिकारी आदि मामले जो सिविल में आते हैं, वो सभी के लिए कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा जिला दीवानी अदालत में। आप समझने की कोशिश करिए कि जिला के स्तर पर कोई भी अपराध होगा, अपराध दो टाइप के होंगे, एक फौजदारी अपराध होगा या दूसरा अपराध सिविल मामलों से संबंधित होगा। अगर सिविल मामलों से संबंधित कोई भी मामला होता है, तो भारतीय व्यक्ति कहाँ जा सकता है, तो वो जाएगा सदर दीवानी अदालत। और फौजदारी से संबंधित कोई मामला होगा तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा सदर निजामत अदालत, सॉरी, जिला निजामत अदालत। अब वो क्या कर रहा है कि जो जिला दीवानी अदालत थी, वो उसने किसके अधीन कर दी, तो वो कर दी उसने जिला अधिकारी के अधीन, अर्थात डीएम के अधीन। जिला अधिकारी, जिला अधिकारी के अधीन है। अर्थात इस अदालत का प्रभारी कौन है, तो इस अदालत का प्रभारी उसने बना दिया जिला अधिकारी को, अर्थात डीएम को। अब जो डीएम है वो क्या है, वो जिला दीवानी अदालत का प्रमुख है। कोई भी मामला भारत में अगर दीवानी से संबंधित जिला के स्तर पर आएगा, तो उसका जो न्याय करेगा वो कौन करेगा, तो वो करेगा जिला अधिकारी, जिला के स्तर पर। और जो इसमें जो न्याय होगा, इसमें जो न्याय होगा, इसमें न्याय के दो आधार रहेंगे। अर्थात हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू विधि के अनुसार, हिंदू विधि के अनुसार न्याय होगा। अर्थात हिंदुओं में जो प्राचीन काल में पद्धति प्रचलित थी, उनकी जो प्रथाएं थीं, उसके आधार पर ही हिंदुओं को न्याय दिया जाएगा। किन मामलों में, तो सिविल मामलों में। और मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों से संबंधित जो भी नियम रहेंगे, उनको मुसलमानों के आधार पर न्याय दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के लिए, दोनों के लिए अपने अपने अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हीं के आधार पर वॉरेन हेस्टिंग्स उनको न्याय प्रदान करेगा। लेकिन जो ज़िला निजामत अदालत है, जो फौजदारी की अदालत है, ये उसने कुछ भारतीय व्यक्तियों के अधीन कर दी। लेकिन अधीन करने के साथ साथ इसका जो निरीक्षक रहा, जो निरीक्षक रहा, वो भी कौन रहा, वो भी जिला अधिकारी रहा। जिला अधिकारी रहा, लेकिन प्रभारी जो सामंत था वो भारतीय व्यक्ति होते थे। और आप समझिएगा कि सदर जो जिला निजामत अदालत है, जिला निजामत अदालत में जो निर्णय दिए जाएंगे वो किस आधार पर दिए जाएंगे, तो इसमें जो है वो ओनली ऑन
मुस्लिम लॉ लागू होगा, अर्थात शरीयत के अनुसार जो फौजदारी में दंड दिया जाएगा वो ज़िला निज़ामत अदालत में भी प्रदान किया जाएगा। आप समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जिला दीवानी अदालत बनाई है, उस जिला दीवानी अदालत में ब्रिटिश सरकार जो न्याय करेगी वो हिंदुओं को हिंदू विधि के अनुसार और मुसलमानों को मुस्लिम विधि के अनुसार। लेकिन वो जिला निज़ामत अदालत में जो निर्णय करेगी उसमें सिर्फ मुस्लिम आधार पर ही भारत में न्याय व्यवस्था का प्रचलन होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिला दीवानी अदालत और जिला निजामत अदालत के खिलाफ ऊपर जाना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि जो सदर शब्द है वो ज़िला से ऊंचे लेवल के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि सदर निजामत और सदर दीवानी में आने वाला जो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा वो कुछ परिवर्तन करेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि सदर दीवानी और सदर निजामत दो अलग अलग मामले रहेंगे। सदर दीवानी अदालत इस समय सबसे बड़ी अदालत है। किस स्तर पर? अब उसको आप प्रांतीय स्तर पर भी कह सकते हैं। और दूसरी अदालत जिसको हम बोलते हैं सदर निजामत अदालत, वो फौजदारी अदालत, वो ज़िला से ऊपर की अदालत है। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय को दो व्यवस्था में लागू कर दिया, एक सदर दीवानी और एक सदर निजामत। सदर दीवानी में सिविल से संबंधित सभी मामले और सदर निजामत में फौजदारी से सभी संबंधित अधिकार जो होते थे वो सदर दीवानी अदालत के पास होते थे। लेकिन भारत में जब ये व्यवस्था वो लागू कर रहा था, उसी समय आपको पता होगा कि 1773 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक रेगुलेशन एक्ट लेकर आई, जिसके भारत में द रेगुलेशन एक्ट या रेगुलेशन एक्ट बोला जाता है। तो उसने क्या किया? रेगुलेशन एक्ट आई भारत में। ये रेगुलेशन एक्ट क्या थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी और प्राइवेट कंपनी थी और वो भारत के साथ व्यापार कर रही थी, या मतलब ईस्ट के साथ व्यापार कर रही थी। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो भी लोग थे वो इस बात से चिंतित थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया है, और कब्जा के बाद वो बहुत सारा राजस्व भी वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, और प्राप्त करने के साथ साथ उसके पास धन की अधिकता होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतना धन आ जाए कि वो ब्रिटेन की सरकार को ही गिरा दे, और ब्रिटेन की सरकार को गिराने के बाद ब्रिटेन के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया, जिसका नाम था रेगुलेशन एक्ट। इस रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे वो हम इसके अगले क्लास में जब जाएंगे कि भारत में संविधान के विकास के दौरान कौन कौन से रिफॉर्म्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किए थे, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि रेगुलेशन एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने एक नियम किया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ये किस एक्ट में व्यवस्था की गई थी? 1773 ईस्वी की रेगुलेशन एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये व्यवस्था की थी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, और उस सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो भारत में ब्रिटेन के नागरिक रह रहे हैं वो उसके अधीन कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो एक्ट आई उस एक्ट में उसका क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया गया था। इसलिए 1773 के बाद भारत में 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में
1774 ईस्वी में कोलकाता में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और वही सुप्रीम कोर्ट का विकास किस प्रकार तक भारत में हो पाया, आप कौन पढ़ 1773 ईस्वी। और इसमें कौन आई है, तो इसमें आया है एक रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन एक्ट ये कहाँ से आया है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आया है ब्रिटेन से। इसमें व्यवस्था क्या की गई कि भारत में एक भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसी के आधार पर, इसी एक्ट के आधार पर 1774 ईस्वी में 74 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें जिसमें एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदेश के बाद भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। और वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनाया गया। और उसके प्रभारी या मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, एलिजा एम्पे को बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट जो 1774 ईस्वी में भारत में बनाया गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, क्योंकि उससे बड़ा न्यायालय तो सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत है। क्योंकि एलिजा एम्पे जो इस समय मुख्य न्यायाधीश है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, ये एलिजा एम्पे सदर निजामत और सदर दीवानी अदालत का भी मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता था। इसलिए आपको एक मामला पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे के शासनकाल में हुआ था, जो बंगाल के एक व्यक्ति हुआ करते थे, नंदलाल। तो वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उनको इन्होंने फांसी दे दी थी। उसके संबंध में एलिजा एम्पे का ट्रांसफ़र भी हो गया था और वॉरेन हेस्टिंग्स को फटकार भी लगाई गई थी। इसलिए आप देखेंगे कि एलिजा एम्पे 1774 में जो भारत में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उसके प्रभारी थे। अब मुद्दा ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, उस सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना होगा। क्या भारत के लोग ब्रिटेन के द्वारा बनाई जा रही व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे? क्या वो व्यक्ति भारतीय जो है वो ये चाहेंगे कि ब्रिटेन का न्याय की जो व्यवस्था है वो भारत में लागू हो? क्योंकि व्यक्ति जो भारतीय थे उनको धीरे धीरे भारत में जो न्याय व्यवस्था थी उसी का अनुभव था और उसी के अनुसार उनके जीवन का रंग ढंग भी था। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही थी और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो नई व्यवस्था आ रही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट भारतीय व्यक्तियों के लिए एक नई व्यवस्था ही थी। इसलिए पहले चरण में जो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो जजमेंट हुआ है उसको आप समझ पाए हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने दो टाइप के न्यायालय बनाए हैं। एक बनाए हैं ज़िला दीवानी अदालत और दूसरे ज़िला निज़ामत अदालत। उसके ऊपर सदर दीवानी और सदर निज़ामत अदालत बना दिए हैं और इस व्यवस्था को लागू कर दिया है और भारत में ये व्यवस्था चलने लगी है।
लेकिन ये व्यवस्था जो चल रही है उसमें भी जो न्याय है वो किस पद्धतियों पर दिया जा रहा है, तो उसका आधार 1770 के दशक में या 80 के दशक में भारतीय आधार ही है। क्योंकि हिंदुओं को हिंदुओं के अनुसार और मुसलमानों को मुस्लिमों के अनुसार ही न्याय दिया जा रहा है। इसलिए व्यवस्था तो बदली है, लेकिन उस व्यवस्था में इतना चेंजमेंट नहीं आया है कि लोगों को बुरा लगे या लोगों के खिलाफ ऐसा कुछ हो जो उन व्यवस्था से वो विपरीत बिलोंग करते हों। इसलिए आप देखेंगे कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बन गया है और ये व्यवस्था चलने लगी है। अब भारत में एक जो बहुत बड़ा चेंजमेंट आएगा, वो चेंजमेंट आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तो हम इसमें पढ़ेंगे कॉर्नवालिस के शासन काल में न्यायिक सुधार। अभी तक जो न्याय व्यवस्था चल रही थी उस न्याय व्यवस्था का आधार हिंदुओं के अनुसार हिंदू लॉ और मुसलमानों के अनुसार मुस्लिम लॉ थे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत आया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में बहुत व्यापक रिफॉर्म्स किए, क्योंकि उसने ये देखा कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार और घूसखोरी की बहुत आदत पड़ चुकी थी, और ब्रिटेन के लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय लोगों का शोषण तो कर रहे थे और अराजकता का माहौल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इसलिए कॉर्नवालिस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उस रिफॉर्म्स के अनुसार उसने सबसे पहले क्या किया कि जो जिला अदालत थी, जिला दीवानी अदालत, जिला दीवानी अदालत और दूसरी थी कौन सी, जिला निजामत अदालत, अदालत, और इसके ऊपर कौन सी थी तो आप समझ पा रहे हैं, सदर दीवानी और सदर निजामत। उसने जिला दीवानी अदालत को समाप्त कर दिया और समाप्त कर कर उसने सारे जो अधिकार थे वो किसको दे दिए, तो वो सारे अधिकार उन्होंने डीएम को अर्थात जिला अधिकारी को दे दिए। तो सदर दीवानी अदालत को बंद किसने कर दिया है, तो वो कर दिया है कॉर्नवालिस ने। और इसके सारे जो राइट्स हैं वो किसको दे दिए हैं, तो डीएम को दे दिए हैं। और सदर निजामत अदालत को भी लगभग समाप्त की स्थिति में कर दिया और उसने बनाया क्या, उसने बनाए सर्किट कोर्ट, सर्किट कोर्ट। कितने सर्किट कोर्ट बनाए, तो 4 सर्किट कोर्ट बनाए, 4 सर्किट कोर्ट। 4 सर्किट कोर्ट कहाँ कहाँ बनाए गए, तो कोलकाता, पटना और शायद ढाका और मुर्शिदाबाद। ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना और कोलकाता में उसने 4 सर्किट कोर्ट बनाए। इनको चलते फिरते न्यायालय भी कहा जाता था। इसलिए अब जिला दीवानी अदालत या जिला निजामत अदालत के कोई मामले जाते थे तो वो कहाँ जाते थे, वो जाते थे सर्किट कोर्ट के पास। अभी आप देखिए कि उसने डीएम को सदर दीवानी अदालत और कुछ सदर निजामत अदालत के भी अधिकार दे दिए हैं। अब दोनों अधिकार सर्वप्रथम किस गवर्नर ने दे दिए हैं, तो आते ही कॉर्नवालिस ने क्या किया है कि सदर दीवानी सॉरी जिला दीवानी अदालत और जिला फौजदारी अदालतों को तो ख़त्म कर दिया है और उसके सारे जो अधिकार हैं वो किसको दे दिए हैं, डीएम को दे दिए हैं, जिला अधिकारी को दे दिए हैं। इसलिए अब जो जिला अधिकारी है, जिलाधिकारी है, जिला अधिकारी की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि अभी तक जिला दीवानी अदालत का ही वो प्रमुख हुआ करता था और सदर जो जिला निजामत अदालत चलती थी उसका वो प्रभारी था, लेकिन उसके पास पूर्ण रोपेड़ की जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि उसमें वो भारतीय व्यक्ति भी नियुक्त थे। अब क्या था, डीएम की जो है वो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई। अब ज़्यादा बढ़ गई और अराजकता का माहौल किस स्तर पर फैल गया कि डीएम साहब जो हैं, जो जिला अधिकारी है, वो न्याय की भी अधिकार हो गया उनके पास और फौजदारी का भी अधिकार हो गया।
अब मामला क्या था कि अगर भारत में किसी प्रकार का कोई सिविल मामला आया और उस सिविल मामले में जिला अधिकारी ने कोई आदेश कर दिया और उसके खिलाफ वो कहीं जाएगा भी, चाहे वो फौजदारी का मामले में जाएगा या राजस्व के मामले में, दोनों मामले में जो जिला अधिकारी है वही निर्णय करेंगे। दोनों में निर्णय करने का अधिकार जिला अधिकारी के पास ही हो गया। जब जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई तो कॉर्नवालिस ने ये पूरी व्यवस्था को ही चेंज कर दिया। अब भारत में एक नई व्यवस्था को वो लेकर आएगा जिसका नाम होगा कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता ये कब लाया तो 1793 ईस्वी में। ये किस आधार पर बनाई गई, किस आधार पर बनाई गई, तो ये बनाएगी शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर। अब कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो जिला अधिकारी था, जिला अधिकारी से, जिला अधिकारी के पास अभी तक क्या था, अभी तक फौजदारी मामले भी थे और राजस्व के मामले भी थे, राजस्व न्याय से भी संबंधित मामले थे, वो उसने दोनों खत्म कर दिए। अब उनको जो एकमात्र काम दिया गया, एकमात्र काम दिया गया वो था, सॉरी, राजस्व न्याय से संबंधित, राजस्व वसूली ऑब्लिक न्याय संबंधी। इसलिए कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता के माध्यम से शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, शक्तियों को अलग अलग कर दिया। जिला अधिकारी से उसने फौजदारी के जो अधिकार हुआ करते थे, फौजदारी न्याय से संबंधित जो अधिकार हुआ करते थे, वो वापस ले लिए और वो उसने धीरे से कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए। अब जिला अधिकारी के पास राजस्व वसूले करने का अधिकार ही बचा था और राजस्व वसूली करने के साथ ही उसने डीएम के पद को, जिला अधिकारी पद को काफ़ी स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास किया तथा उसने भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनमें किसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया कि उनकी सैलरी बढ़ा दी, उन पर कड़ा नियंत्रण रखा गया और उन पर बहुत सारे कुछ रिफॉर्म्स भी किए। इसलिए कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत उसने शक्तियों का पृथक्करण कर दिया और उसने क्या कर दिया यहाँ, रक्त सिद्धांत का अंत। इसको बोलते हैं ब्लड मनी। ब्लड मनी, ब्लड मनी के अनुसार क्या होता था कि जो व्यवस्था पूर्व में प्रचलित थी उसमें यह होता था कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, अर्थात एक्स ने वाई को मार दिया और मारने के बाद यदि वाई का परिवार एक्स से समझौता कर लेता था कि ठीक है मैं समझौता कर लेता हूँ, इसके बदले में एक्स कुछ धन दे देता था और उस धन के बदले में वाई का परिवार उससे एडजस्टमेंट और समझौता कर लेता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिद्धांत का अंत कर दिया और उसने कहा कि धन के आधार पर किसी प्रकार की ब्लड मनी नहीं दी जाएगी और ब्लड मनी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया और एक नया भारत में सिद्धांत लागू किया जिसमें उसने कहा कि इसमें हम अपराध के उद्देश्य को देखेंगे, अपराध के उद्देश्य को। अभी तक मान लीजिए भारत में जो इस्लामिक परंपरा का जो न्याय चला आ रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य थे जैसे कोई अंग विच्छेद कर देना, हाथ काट देना, पैर काट देना, कान नाक आदि काट देना का जो सिद्धांत था वो अंग भंग का सिद्धांत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिया और उस सिद्धांत को ख़त्म करने के बाद
उसने अपराध के उद्देश्य पर अर्थात अपराध के इंटेंशन पर ध्यान दिया। अभी तक जो पूर्व में व्यवस्था प्रचलित थी उसमें अपराध को देखा जाता था, लेकिन अब चूंकि कॉर्नवालिस ने व्यवस्था लागू की है, उसने ये कहा कि भारत में अब जो भी अपराध होगा उस अपराध का उद्देश्य देखा जाएगा, ना कि अपराध का परिणाम देखा जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला कर दिया, लेकिन उस हमले का उद्देश्य उस व्यक्ति की हत्या करना नहीं बल्कि उसको कोई दूसरी क्षति या शारीरिक क्षति पहुंचाना है, तो उसको इस अपराध के अनुसार हत्या का आरोपी नहीं माना जाएगा। जबकि सामान्यतः उसके पूर्व में जो व्यवस्था प्रचलित थी वो अपराध को माना जाता था। क्योंकि मॉडर्न जो न्याय की व्यवस्था है, आधुनिक न्याय व्यवस्था में एक कॉन्सेप्ट कुछ यूनिवर्सिटियों ने दिया है कि यदि आप ये चाहते हैं कि वर्तमान में न्याय सबको प्रदान हो, तो उस न्याय के लिए आपको अपराध के बाद जो दंड दिया जाता है, अर्थात अपराध के बाद जो दंड की व्यवस्था होती है वो बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए। वो कठोर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप न्याय को कठोर बना देंगे तो उससे व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं आएगी। पारदर्शिता क्यों नहीं आएगी? तो आधुनिक न्याय व्यवस्था की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आप ये ऐसी व्यवस्था लागू करिए कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के बाद उसका पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। अगर हर व्यक्ति हर अपराध करने के बाद पकड़ा जाएगा तो उसके बाद उसको जो अपराध के लिए दंड दिया जाएगा वो दंड कम ही हो, लेकिन दंड मिले ज़रूर। जब ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी तो अपराध पर हम नियंत्रण भी स्थापित कर लेंगे। इसलिए कॉर्नवालिस ने जो न्याय व्यवस्था आरंभ की है उस न्याय व्यवस्था में उसने क्या कर दिया है कि अपराध का जो इंटेंशन होगा उद्देश्य पर ध्यान दिया जाएगा, न कि अपराध के परिणाम पर। इसलिए कॉर्नवालिस का जो सुधार का मामला था वो ये था। उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में जब आया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने भी कुछ रिफॉर्म्स किए, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के बेंटिक के जो न्यायिक सुधार थे जो उसने नियम आदि में किए उसकी चर्चा हमें नहीं करना है क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं थे। लेकिन विलियम बेंटिक्स के जो सुधार थे वो सामान्यतः सफल नहीं हुए। विलियम बेंटिक के न्यायिक सुधार सफल नहीं हुए। उसके बाद ही भारत में जो व्यवस्था चलती रही वो व्यवस्था किन आधारों पर चलती रही कि वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने जो व्यवस्था की थी वही व्यवस्था लगातार चलती रही। उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहे, ये व्यवस्था चलती रही। ये व्यवस्था कब तक चलती रही? तो 1861 ईस्वी तक। 1861 ईस्वी में अगर हम देखेंगे तो भारत में किस प्रकार के न्यायालय हैं? तो एक है सदर दीवानी अदालत और एक है सदर निजामत अदालत और एक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा? तो जो 1774 ईस्वी में बना। लेकिन 1861 ईस्वी में एक एक्ट आई जिसको बोलते हैं हम हाई कोर्ट एक्ट। हाई कोर्ट एक्ट। इस हाई कोर्ट एक्ट में व्यवस्था क्या हुई कि सदर दीवानी अदालत समाप्त कर कर निजामत अदालत कर कर इन तीनों को संयुक्त कर दिया गया। इन तीनों को संयुक्त कर दिया गया और संयुक्त कर कर प्रत्येक राज्य स्तर पर जहां तक ब्रिटेन की व्यवस्था थी उनमें एक हाई कोर्ट बना दिया गया। हाई कोर्ट बना दिया गया। अब अर्थात ये व्यवस्था नहीं रहेगी, अब भारत में हाई कोर्ट आ गया। और हाई कोर्ट के बाद ये व्यवस्था कब तक चलती रही? तो ये व्यवस्था 1935 तक चलती रही। 1935 में अखिल भारतीय स्तर का एक संघ बनाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया था। उसमें चूंकि भारत को एक संघ वाला व्यवस्था बना रही थी, इसलिए भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए
व्यवस्था दी गई थी, लेकिन वो व्यवस्था सफल नहीं हो पाई और ये व्यवस्था चलती रही। और अंततः 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में आज़ादी के बाद हुई थी। आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हुई और वो व्यवस्था आज वर्तमान में भी प्रचलित है। इसलिए इसके एक और हम डायमेंशन पर जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं मिस कर दिया हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि 1833 की एक्ट में 1833 की एक्ट में भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। विधि आयोग, विधि आयोग का गठन हुआ था। और इस विधि आयोग का जो प्रभारी बनाया गया था, वो बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को। मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने ही पहली बार भारत में आकर कानून को संहिताबद्ध किया था। संहिताबद्ध किया था। कानून के संहिताबद्ध का मतलब होता है कि जो भी कानून होगा वो लिखित रूप में होगा। लिखित रूप में कैसे होगा कि मान लीजिए कोई हत्या करता है तो उस हत्या के लिए दंड क्या दिया जाएगा। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस चोरी के लिए दंड क्या दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लूट करता है तो लूट के लिए क्या व्यवस्था होगी। कोई व्यक्ति किसी को डाइवोर्स देता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। अर्थात कानून को उसने संहिताबद्ध कर दिया था, अर्थात लिखित रूप में लिख दिया था। जब कानून लिखित रूप में लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम विधि का शासन। विधि का शासन। जब विधि का शासन होता है, हम सामान्यतः सुनते हैं कि इस देश में विधि का शासन है। विधि का शासन का मतलब है कि जो भी कानून बनेगा, अर्थात कानून का शासन होगा, ना कि किसी व्यक्ति का शासन होगा। जैसे मान लीजिए भारत में कोई भी सरकार बने, वो सरकार वही काम कर सकती है जो संविधान के द्वारा तर्कसंगत होंगे और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों को लागू करने का निर्देश देगा। अर्थात उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रोक भी सकता है। क्यों रोक सकता है? क्योंकि इस देश में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति का शासन है। और वो व्यक्ति विशेष चाहे तो कुछ भी लॉ बना ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज वर्तमान का जो दौर है वो विधि का शासन है। और विधि के शासन का शुरुआत कौन कर रहा है? मैकाले कर रहा है। इसलिए मैकाले ने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा रिफॉर्म्स किया है। और एक क्रांतिकारी सुधार इसलिए किया है क्योंकि भारत में जो न्याय की व्यवस्था प्रचलित थी, उस न्याय में हिंदुओं के न्याय हिंदुओं के अनुसार और मुसलमानों के न्याय मुसलमानों के अंतर्गत थे। और न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो राजा या सम्राट या सुल्तान हुआ करता था। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर सुल्तान को दया आ गई या राजा को दया आ गई तो राजा उस व्यक्ति को माफ कर देता था। लेकिन जब मैकाले ने विधि का शासन लागू कर दिया तो विधि में जो लिखा जाएगा उसी के अनुसार ही व्यवस्था लागू होगी, ना कि अब ये व्यवस्था किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा। इसलिए मैकाले ने इस जजमेंट को लाया। सोचिएगा कि जिस देश में सैकड़ों सालों से एक न्याय की अलग ही पद्धति प्रचलित थी, उस पद्धति में मैकाले ने पूर्ण रूपेण चेंजमेंट अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और अब विधि का शासन लागू कर दिया था। इसलिए हम पढ़ते हैं, एक मेंस में एक क्वेश्चन आता है, जो मेंस होता है, मेंस में क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने भारत में जो न्याय व्यवस्था लागू की थी उसका लाभ उसका लाभ क्या हुआ और उसकी हानि क्या हुई। अर्थात जो आधुनिक न्याय व्यवस्था लागू की गई है उस आधुनिक न्याय व्यवस्था का लाभ क्या हुआ है, हानि क्या हुआ है। तो जब हम देखेंगे, लाभ देखेंगे, इसका लाभ ये हुआ भारत में कि अब विधि का शासन हो गया था।
विधि का शासन हो गया था, सभी को समान अधिकार हो गया था, कोई भी व्यक्ति न्यायालय तक जा सकता था और विधि को संहिताबद्ध कर दिया गया। अर्थात अर्थात अब राजा स्वयं विधि के अधीन हो गया था। और इसमें लाभ किसको हुआ? तो लाभ हुआ जमींदारी वर्ग को। जमींदारी वर्ग को बहुत अधिक लाभ हुआ। जमींदारी वर्ग को बहुत अधिक लाभ क्यों हुआ? आप देखिए, विधि का शासन हो गया, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हो गया, विधि को संहिताबद्ध अर्थात विधि को स्वयं या कानून को स्वयं लिखितबद्ध रूप से कर दिया गया था। तो जो शासक था वो स्वयं विधि के अधीन हो गया था, ना कि अब विधि राजा के अधीन बची थी। और वहीं जमींदारी वर्ग को इससे लाभ क्या हुआ कि भारत में कॉर्नवालिस के शासनकाल में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी, तो उस जमींदारी व्यवस्था में जमींदार के पास ये अधिकार होते थे कि वो किसी भी किसान की जमीन को नीलाम कर सकता था। अगर कोई किसान अपनी वार्षिक कर अदा नहीं कर पाता था तो उसके बदले में जो जमींदार होता था वो जमीन नीलाम कर देता था। लेकिन इसके खिलाफ यदि कोई किसान न्यायालय में जाता था तो सामान्यतः होता क्या था कि उस जमींदार के पक्ष में ही हमेशा ब्रिटिश सरकार निर्णय देती थी। इसलिए जमींदारी वर्ग को इससे बहुत लाभ हुआ था। इसलिए ये सारे लाभ हुए थे। वहीं अगर हम हानि देखें तो हानि क्या क्या हुई? हानि क्या क्या हुई? हानियाँ अर्थात आधुनिक न्याय व्यवस्था में जो ब्रिटिश सरकार ने लागू की उसकी हानि क्या हुई थी? तो न्याय अब दूर न्याय अब दूरस्थ और विलंबित हो गया था। विलंबित हो गया था। दूरस्थ, अब मान लीजिए कि भारत जो है हमेशा गांवों का देश रहा है। गांव बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते थे। पहले की पद्धति में जो पंचायत निर्णय कर देती थी उस पंचायत का निर्णय ही अंतिम और मान्य हो जाता था। लेकिन अब पंचायतों को पर वो अधिकार नहीं बचा था कि उनका अधिकार ही नाम मात्र का अधिकार होगा और वो व्यक्ति के लिए वाद होगा। अब वो व्यक्ति ऊपर भी जा सकता था, लेकिन अब वो न्यायालय जहाँ पंचायत में ग्राम स्तर पर मिल जाता था, अब वो लोगों को बहुत दूर मिलता था, शहरों में मिलता था, बड़े महानगरों में मिलता था। इसलिए भारत में जो ग्रामीण व्यवस्था रही थी पंचायतों के माध्यम से, वो टूट चुकी थी, वो छिन्न भिन्न हो चुकी थी और व्यक्ति न्याय के लिए बहुत परेशान हो चुके थे और न्याय जो हो गया था वो विलंबित हो गया था। अब न्याय की व्यवस्था तो थी, लेकिन मान लीजिए उसने आज अपनी अपील कर दी, हो सकता है कि उस अपील की सुनवाई 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो। इसलिए न्याय जहां अब दूरस्थ हो रहा था तो दूसरे डायमेंशन में वो विलंबित न्याय भी हो रहा था। और जब न्याय की व्यवस्था दूरस्थ और विलंबित होती है तो पूरा प्रजातंत्र ही डूबने लगता है। इसलिए वो व्यवस्था भारत में बन चुकी थी। और व्यवस्था क्या हो गई थी कि महंगा हो गया था। अब जो न्याय की व्यवस्था थी वो सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रह गई थी। अब मात्र बड़े और अमीर लोग ही भारत में न्याय पा रहे थे, न कि छोटा और एक आम व्यक्ति जो था वो न्याय तक उसकी पहुंच थी। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हमने वो सारे डायमेंशंस कवर किए जो आधुनिक न्याय व्यवस्था में लागू होते हैं। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार भारत में आधुनिक संविधान का विकास हुआ था। थैंक यू।